Good morning, students. Myself, Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Asan, will be covering session 3rd of Unit 3rd. Your Unit 3rd is Basic ICT Skills and it's session 3rd, which is given on page number A87 of Smita Arora, is Input, Output, Memory and Storage Devices of a Computer System. Bache. In this session, we are going to cover the various input devices, output devices, various type of memories, and various storage device in which we can store our data of a computer system. On page A87, it says in the intro that every system is so designed that it takes some input and produce some output. वो कहता है कि हर सिस्टम, जो भी सिस्टम होता है वो इस तरह डिज़ाइन होता है कि वो कुछ ना कुछ इनपुट लेता है और क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट, मींस इट गिव्स द रिजल्ट सम। रिजल्ट तभी देगा वो जब कुछ लेगा। तो कंप्यूटर भी एक वैसा ही सिस्टम है जो इनपुट करवाता है यूज़र से और प्रोड्यूस क्या करता है, आउटपुट, आफ्टर प्रोसेसिंग after doing the processing on the input. It can input from various types of input devices. कई तरह के input devices हैं. Devices means ऐसे यंत्र या ऐसे हम लोग कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिसके थ्रू वो डेटा इनपुट करवाता है, लेता है डेटा यूज़र से, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, फिर उसके ऊपर वर्क करता है और वर्क मीन्स प्रोसेस करता है और फिर क्या प्रोड्यूस करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है इन डिफरेंट फॉर्म्स. इट कैन बी एन अल्फ़ाबेट, इट कैन बी नंबर, है ना. और कहाँ पे प्रोड्यूस करता है आउटपुट, ऑन वेरियस आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, monitors, etc. Now they are saying that first of all we should discuss about the hardware. What is hardware? It is a part of computer system to which we can touch, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो क्या होता है, हार्डवेयर. जैसे कि आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हम इसे टच कर सकते हैं ना फिजिकली, तो दे आर द हार्डवेयर. सो दे आर सेइंग हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम ब्रॉडली कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग. उसके वेरियस पार्ट्स को उनको डिवाइड कर दिया है हार्डवेयर को 4 पार्ट्स में. इसमें बुक में ऑन ए पेज A87 दे हैव डन, दैट इज दे आर सेइंग उसके 4 पार्ट्स कौन से हैं. CPU डैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है जो सारी प्रोसेसिंग करता है. फिर नेक्स्ट आपका क्या है, इनपुट डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिसके थ्रू डेटा कंप्यूटर के अंदर फेड किया जाता है या दिया जाता है. उसके ऊपर CPU क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, मींस प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है. रिजल्ट कहाँ मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर. तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, CPU है जो प्रोसेसिंग करता है, इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग डेटा कंप्यूटर को देते हैं, थर्ड है आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग रिजल्ट देखते हैं प्रोसेसिंग होने के बाद, और फोर्थ क्या है हमारा, मेमोरी. मेमोरी इज अ स्टोरेज एरिया where we can store our data for long period, from where we can retrieve according to the our requirement. There are 2 types of memory beta. One is your primary memory and another is your secondary memory. प्राइमरी मेमोरी मीन्स जो कंप्यूटर के अंदर होती है, होने को सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर के अंदर होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में हम डेटा कम स्टोर कर सकते हैं इन कंपैरेटिव टू सेकेंडरी मेमोरी. हम अपने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं ये बात. अब प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती हैं, रैम एंड रोम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग रैम. रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम जिसको हम बार बार, एक्सेस मीन्स हम उसको निकाल कर देख सकते हैं, मेमोरी मीन्स स्टोरेज. इट इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. अभी देखो पहले डिफरेंस जो मैं बताती, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में कम डेटा स्टोर होता है कंपैरेटिव टू सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही है. सेकेंडरी मेमोरी में जैसे आपके आ जाता है पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, है ना. पेन ड्राइव में हम डेटा लगा कर लेकर पेन ड्राइव में हम कहीं भी मूव कर सकते हैं.
लेकिन रैम भी हम चलो निकाल के ले सकते हैं, लेकिन मूव कर सकते हैं, लेकिन जनरली दे आर इन द कंप्यूटर ओनली। अब जो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मीन्स इसके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। और प्राइमरी मीन्स, प्राइमरी होता है ना स्टार्टिंग, प्राइमरी हम क्यों कह रहे हैं कि रैम के अंदर तो डेटा आना ही आना है। मतलब जब हम कीबोर्ड से डेटा टाइप करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है, कौन सी मेमोरी में जाता है, रैम में जाता है। ठीक है। अगर हमने डेटा, फिर हम डेटा के सेव करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा। और अगर मैं डेटा सेव नहीं करती हूँ, जो मैंने टाइप किया सबसे पहले कहाँ जाएगा, रैम के अंदर जाएगा। और आपने अभी डेटा सेव नहीं किया, मान लो लाइट चली जाती है, पावर इज़ ऑफ, तो वो जो डेटा है वो आपको नहीं मिलेगा। आपने देखा भी होगा कंप्यूटर लैब में कि आप जब काम कर रहे हो, आपने डेटा सेव नहीं किया और लाइट चली जाती है, या आप बाय मिस्टेक उसको बंद कर देते हो एप्लीकेशन को, मान लो एक्सेल में आप काम कर रहे हो, तो आप दोबारा से वो डेटा को रिट्रीव नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने उसको सेव ही नहीं किया है। इज़ इट ओके? अगर आपने सेव नहीं किया है और कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया है, दोबारा से ऑन करते हो तो यू विल नॉट एबल टू गेट द डेटा। या बाई चांस डेटा आपकी लाइट चली जाती है अचानक, एकदम आपने अभी सेव करना था लेकिन नहीं किया, तो आप अगर वो दोबारा से डेटा लेने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी में स्टार्टिंग में गया है। और प्राइमरी मेमोरी में जो रैम है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी मेमोरी। रैम एंड रोम बोथ आर नोन एज प्राइमरी मेमोरी। अभी हम लोग रैम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैंने रैम का डेटा जो गया है, अगर उसको सेव नहीं किया है तो यू विल नॉट एबल टू गेट इट, क्योंकि ये फीचर्स हैं रैम की। रैम डज नॉट स्टोर द डेटा परमानेंटली, इट इज़ जस्ट फॉर प्रोसेसिंग। मीन जिस डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उस डेटा को रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। दोबारा से बताती हूँ कि जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, मान लो उसको अभी स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है, मैंने कुछ टाइप किया कीबोर्ड से, तो वो कहाँ जाएगा, रैम में। और जब मैं इसको सेव कर दूंगी तो रैम से कहाँ चला जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा। मान लो अगले दिन मैंने उसको ओपन करना है, उसी फाइल को जो मैंने कल बनाई थी F1, तो वो क्या होगी, हार्ड डिस्क में स्टोर हो चुकी क्योंकि आप सेव कर चुके थे। तो वो दोबारा हार्ड डिस्क से जब अगर आप ओपन करते तो वो हार्ड डिस्क से कहाँ पे आएगी, रैम में आएगी, और तब आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकोगे। मतलब कि रैम के अंदर डेटा स्टार्टिंग में और एज वेल एज अगर हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं तब भी वो कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी दैट इज़ योर रैम के अंदर जाएगा। मीन्स पूरी समरी ये निकली कि whatever we are processing on the computer, it goes to RAM, and or we can say that processing is done in the RAM. There are two type of RAMs, DRAM and SRAM. DRAM का फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड SRAM का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम स्टैटिक दैट इज योर static random access memory, that is the full form of SRAM. अब ये जो है, now I will be telling the meaning of both, what is the DRAM and SRAM. अब in term of अगर हम कहें कि जो आपका SRAM है और DRAM में भी क्या हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन जो SRAM है दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर डेटा तब तक रहता है जब तक लाइट नहीं जाती है, पावर ऑफ नहीं होती है। मतलब कि बार बार डेटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो डी रैम है, पावर अभी चल रही है, उसमें डेटा को स्टोर था, लेकिन विद टाइम वो अपने आप क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डायनामिक है। इट मीन्स इसको बार बार उस डेटा को हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, किसके अंदर, डी रैम में। लेकिन एस रैम में हमें डेटा को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। अब जैसे कि एस रैम में हमें बार बार डेटा को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसलिए वो क्या हो गया, फास्टर हो गया। एस रैम इज़ मोर फास्टर, लेकिन डी रैम इज़ नॉट सो फास्ट एज कम्पेयर टू एस रैम, बिकॉज उसमें हमने डेटा को बार बार
रिफ्रेश करना होता है, क्योंकि डेटा उसमें लॉस हो जाता है विद टाइम अपने आप, चाहे पावर है भी उसमें तो भी। जो एस रैम होता है वो पावर लेस कंज्यूम करता है, लेकिन जो डी रैम है वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। और एस रैम और डी रैम दोनों ट्रांजिस्टर से बनते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर चाहिए एस रैम में, और उसमें क्या चाहिए डी रैम में, कम ट्रांजिस्टर चाहिए इन कंपैरेटिव टू एस रैम। और एस रैम जो है वो ज़्यादा महंगा है इन कंपैरेटिव टू डी रैम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर रोम। अब रोम क्या है? रोम इज अ नॉन वॉलाटाइल मेमोरी। जो हमारी रैम थी वो क्या थी? वॉलाटाइल मेमोरी थी। वॉलाटाइल मेमोरी का क्या मतलब होता है? इट इज़ एन साइंस वर्ड, उड़ जाना, ठीक है, मीन्स डेटा लॉस हो जाना विद द टाइम। अगर हम जैसे पावर, अभी मैं बता रही थी, अगर मैंने डेटा को सेव नहीं किया और पावर चली जाती है तो मेरा डेटा परमानेंटली सेव नहीं होगा, वो अपने आप डेटा वैनिश हो जाएगा, मीन्स ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज द रैम इज़ वॉलाटाइल। लेकिन जो रोम है वो नॉन वॉलाटाइल मेमोरी है, मतलब कि उसके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। जब हम एक बार करते हैं उससे डेटा गायब नहीं होता है। अब जो रैम है इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी, लेकिन रोम जो है इट इज़ ओनली रीड मेमोरी। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या हुआ कि रैम के अंदर हम पढ़ भी सकते हैं जो डेटा लिखा हुआ है और हम लिख भी सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर हम केवल डेटा को रीड कर सकते हैं। यूज़र जो हैं वो उसके अंदर राइट नहीं कर सकते हैं। ओके, डेट्स वाई इसका फुल फॉर्म भी क्या है उसी से पता लग रहा है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब जैसे आपने देखा होगा, आपका कंप्यूटर स्टार्ट आप जब करते हो तो कुछ नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है ना, वो कैसे नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है? और हर बार उसी तरह नंबरिंग स्टार्ट होती है। वो चेक करता है कि मेरे में हार्डवेयर है या नहीं, प्रॉपर कीबोर्ड है, मेमोरी है इतनी ना कि मैं डेटा को स्टोर कर सकूं। अगर कोई इसको स्टार्ट करने कोई फाइल मिसिंग है, करप्ट हो जाती है, कहेगा सो एंड सो फाइल इज़ मिसिंग फ्रॉम इट, इट मीन्स कुछ चेकिंग वो करता है अपने आप, है ना। अब उसको कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है? हमने तो सिर्फ ऑन किया है। तो इसलिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बने होते हैं जो ऑलरेडी कंप्यूटर में फीड होते हैं, और वो कहाँ फीड होते हैं? रोम के अंदर, सर्किट्स के ऊपर, ठीक है, पहले से। और उसके अंदर कोई यूज़र चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो केवल क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। रोम इज़ ओनली, तो जो स्टार्टिंग प्रोसेस है जिसे बायोस कह देते हैं कि इट इज़ अ रोम बायोस, क्योंकि वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। Memory unit is the part of the computer, as we have studied earlier. It helps to, number one, stores the data and instructions to be processed. मतलब वह इंस्ट्रक्शंस जिनके ऊपर अभी कंप्यूटर काम करेगा वह मेमोरी में सबसे पहले स्टोर होती हैं और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। नंबर टू, मेमोरी हेल्प्स टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब वह रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट निकालने में हेल्प करेगा वह भी मेमोरी में स्टोर होता है, which is known as intermediate result. We have already discussed intermediate result in our earlier lecture, but I will repeat to recall the things. Intermediate means coming in between two things. For example, 2 multiplied by 3 plus 5. यहाँ पर 2, 3 and 5 डेटा है। पहले हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर आएगा 6 एंड 6 कहलाएगा इंटरमीडिएट रिजल्ट। फिर 6 5 के साथ प्लस होगा और रिजल्ट मिलेगा हमें 11 एंड दिस 11 इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट। Number third, memory helps to store the final result of processing before these are released to an output devices. मतलब फाइनल रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस पर दिखाने से पहले मेमोरी में स्टोर किया जाता है और फिर आउटपुट डिवाइस पर दिखाई देता है। आउटपुट डिवाइस एग्जाम्पल लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, एक्सेट्रा।
Memories are of two types. Number one, primary memory. Number two, secondary memory. First of all, we will be discussing primary memory. It is also known as main memory. It stores the data and instructions which are currently being processed. मतलब कि प्राइमरी मेमोरी में वह डेटा स्टोर होता है जिस डेटा पर कंप्यूटर काम कर रहा होता है. इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लेस, मतलब कि इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है. द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन प्राइमरी मेमोरी इज़ डन वेरी फास्ट, मतलब इसमें डेटा पर सेकंड ज़्यादा प्रोसेस होता है. प्रोसेस मतलब काम होना. इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, मतलब कि अगर प्राइमरी मेमोरी में डेटा है और हमने उसको सेव नहीं किया है और कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है ड्यू टू वन और द अदर रीज़न, तो हमें दोबारा प्राइमरी मेमोरी से डेटा नहीं मिलेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज़ सेड that the data does not get permanently stored on the primary memory. And by seeing the lacking of primary memory, we need a memory जिसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हम कर सकें, परमानेंटली स्टोर कर सकें. And to this answer is secondary memory. Secondary memory, its storage capacity is more comparative to primary memory. मतलब कि हम सेकेंडरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में डेटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें उसमें से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, निकाल सकते हैं या देख सकते हैं. लेकिन डेटा रिट्रीवल स्पीड इज़ लेस कंपैरेटिव टू प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर रैम, रोम, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एक्सेट्रा. Beta, next topic is units of memory. Now, what do we mean by units here? Unit through which we can do measurements. जिस तरह मैथ्स में सेंटीमीटर, मीटर यूनिट्स होती हैं, उसी तरह फाइल्स का साइज, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर आर मेजर्ड इन कंप्यूटर यूनिट्स लाइक बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, etc. The fundamental unit of computer is bit, and it is the smallest unit of computer. Students, machine केवल दो स्टेट समझती है, ऑन या ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, फैन को हम ऑन कर सकते हैं जिससे वो चलने लगता है, ऑफ करने पर बंद हो जाता है. उसी तरह कंप्यूटर इज़ अ मशीन. इट अंडरस्टैंड्स ओनली टू स्टेट्स, ऑन और ऑफ. All data flows or stores into the computer in the form of electricity, that is in the form of 0 and 1, or we can say on or off, and they are known as bit. We can store 0 or 1 at a time. Students, जैसे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और यहाँ पर मीटर बड़ी मेजरिंग यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट. उसी तरह कंप्यूटर में भी और बड़ी यूनिट्स भी होती हैं. अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज़ नोन एज निबल. यह निबल यूनिट सुनने में बहुत कम आती है. इट इज़ नॉट सो पॉपुलर. फॉर एग्जाम्पल, 0 1 0 0 इज़ अ निबल. 0 1 0 0 is a group of 4 bits. Over here, 0 and 1 are bits, and 1 byte is equal to 8 bit. बाइट्स बिट से बड़ी यूनिट है, उसी तरह जैसे मीटर सेंटीमीटर से बड़ी है. बिट को स्मॉल b से डिनोट करते हैं और बाइट को बिग B से.
and 1 byte is equal to 1 character. अगर हमें कंप्यूटर की लार्ज मेमोरी को मेज़र करना है तो उसके लिए और बड़ी मेजरिंग यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एक्सेट्रा। हम इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर कन्वर्जन इज एज फॉलो: 1 bit is equal to binary digit 1 or 0. 1 nibble is equal to 4 bits. 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte. 1 terabyte is equal to 1024 gigabyte. 1 petabyte is equal to 1024 terabyte. 1 exabyte is equal to 1024 petabytes. Thanks. We will continue further in the next class.